बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूरिनरी एलिमिनेशन को कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक हम पढ़ रहे थे एलिमिनेशन पैटर्न के बारे में कि हमारी बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट को जो है वो किस तरीके से और किन प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकालती है। तो हमने पहले बाउल एलिमिनेशन के बारे में पढ़ा। आज हम यूरिनरी एलिमिनेशन के बारे में बात करेंगे। जो हमारे पास जो बॉडी सिस्टम यूरिन के लिए यानी कि यूरिन को जो है ना जो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है। यूरिनेशन जो है वो एक ऐसा बाय प्रोडक्ट है यूरिनरी सिस्टम का, यानी कि जो सिस्टम इसके लिए स्पेशलाइज्ड है तो वो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम होते हैं। जैसे कि बाउल एलिमिनेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व था, इसी तरह यूरिन की फॉर्मेशन के लिए और यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड सिस्टम जो है वो यूरिनरी सिस्टम है, जिसको हम रीनल सिस्टम भी कहते हैं। इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। 2 किडनीज होती हैं राइट एंड लेफ्ट, दो यूरेटर्स होते हैं राइट एंड लेफ्ट, एक हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होता है और हमारे पास फिर आती है ब्लैडर नेक। और फिर इन ब्लैडर नेक के बाद ये यूरेथ्रा के थ्रू जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाटर होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, जो कि बाय प्रोडक्ट होते हैं एलिमिनेशन प्रोसेसेस के। किडनीज जो हैं वो हमारे पास मेन ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि हमारे यूरिनरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे पास किडनीज हैं। किडनीज में ही यूरिन की फॉर्मेशन होती है और फिर वो यूरेटर्स के थ्रू पहले ब्लैडर में आते हैं एंड ब्लैडर्स के थ्रू फिर वो यूरेथ्रा से बाहर चले जाते हैं। अगर हम बात करें, यानी कि अब ये डिटेल लेक्चर के लिए आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का जो है मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप पहले वो लेक्चर डिटेल के साथ पढ़ें। इस लेक्चर में चूंकि ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक है, इस वजह से हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू करेंगे कि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। किडनीज की शेप हमारे पास बीन शेप्ड होती है। साइज इनका 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, 6 सेंटीमीटर वाइड यानी कि चौड़े होते हैं और 3 सेंटीमीटर तक ये थिक होते हैं। और एक किडनी जो है वो 150 ग्राम की है, तो 2 किडनीज जो है वो 300 ग्राम के होते हैं। लोकेशन की बात करें तो ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल साइड पर जो है वो इनकी लोकेशन होती है, ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि बीच में जो है ये हमारे पास यानी कि ये पोस्टीरियर वॉल के साथ होते हैं। एब्डोमिनल रीजन इसके आगे होता है, तो ये पोस्टीरियर वॉल के साथ अटैच होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स पे। पोजीशन की बात करें तो थोरेसिक 12 वर्टिब्रे से लंबर 3 वर्टिब्रे तक इनकी पोजीशन होती है। ये तो हो गई किडनी की जनरल ओवरव्यू। अगर हम इसके सेक्शंस की बात करें, यानी कि हम इसके पार्ट्स की बात करें, तो जब हम इसको लॉन्गिट्यूडिनली हम इसको देखते हैं तो पहले हमें कॉर्टेक्स नजर आता है। हम कॉर्टेक्स को, यानी कि पहले हमें कैप्सूल के अंदर जो है ये किडनीज होती हैं, उन कैप्सूल्स के अंदर जब हम जाते हैं तो फिर हमारे पास जो आउटर रीजन है किडनी का वो हमारे पास कॉर्टेक्स होता है। एंड हमारे पास अंदर का जो रीजन है जिसमें रीनल पायरामिड्स पाए जाते हैं, ये हमारे पास रीनल मेड्यूला होते हैं। और हिलम बेसिकली ये वो कट्स हैं जिन कट्स के थ्रू, यानी कि जिन रास्तों के थ्रू हमारे पास रीनल आर्टरी और रीनल वेन जो है किडनी के अंदर आते हैं। और फिर ये ब्रांचेस, ये जो आपको रेड एंड ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स की ब्रांचेस होती हैं, जो ये हिलम के थ्रू ही जो है वो ये रीनल आर्टरी और वेन किडनी के अंदर आते हैं। ये इसका जो है वो यूरिन लॉन्गिट्यूडिनल हिस्सा हो गया। अब यूरिनरी सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं? अब जैसे कि ये एलिमिनेशन पैटर्न है जिसमें हम यूरिनरी एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं। यूरिनरी सिस्टम बेसिकली क्या करता है कि ये यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। यूरिन हमारे पास वो फ्लूइड होता है, वो इसमें वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो आयंस शामिल होते हैं जो हमारी बॉडी की नीड होते हैं। फिर हमारी जो भी हमारे मतलब की चीज़ें होती हैं, जो भी हमारे जो है वो रिक्वायरमेंट होती है आयंस की, इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो हमारे यूरिनरी सिस्टम इसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है। जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, जो एक्स्ट्रा साल्ट होती है, एक्स्ट्रा नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं, उनको जो है वो हमारी बॉडी यूरिन की शक्ल में बॉडी से बाहर करती है। इसके लिए जो स्पेशलाइज सिस्टम है वो यूरिनरी सिस्टम है, जिसके प्राइमरी ऑर्गन्स हैं हमारे पास किडनीज। और फिर वो किडनीज की फॉर्मेशन होती है और वो किडनीज जो है वो यूरेटर के थ्रू अपना जो यूरिन है वो ब्लैडर तक जो है वो ले आती हैं। ब्लैडर तकरीबन 5 लीटर तक यूरिन जो है उसको स्टोर करके रख सकता है। देन वो क्या
करेगा कि ब्लैडर जब फुल हो जाता है देन वो स्फिंक्टर्स के थ्रू हमारे सिग्नलिंग पहुंचाते हैं और फिर हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स को वॉलंटरी जो है वो रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर हो जाए। इसके अलावा जो है ये ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करते हैं और साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स को भी जो है वो रेगुलेट करते हैं और फिर जो एक्स्ट्रा रह जाए उनको यूरिन की शक्ल में बाहर कर देते हैं। ऑर्गन्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिए कि दो इसमें किडनीज शामिल हैं, दो इसमें यूरेटर शामिल हैं, एक ब्लैडर शामिल है और फिर एक हमारे पास ब्लैडर नेक के बाद एक चीज होती है वो है यूरेथ्रा। और ये यूरेथ्रा फीमेल का शॉर्ट होता है और मेल का जो है वो लॉन्ग होता है। ये तमाम चीजें हमने एनाटॉमी में डिस्कस की थी। अच्छा, अब ये तो हो गया एक जनरल ओवरव्यू जो कि हमने यूरिनरी सिस्टम का कर लिया। अब हमारे पास यूरिन की फॉर्मेशन बेसिकली जो है वो कैसे होती है, यानी कि वो तीन प्रोसेसेस से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये चूंकि मैंने अपने एनाटॉमी के लेक्चर में बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ शेयर किया है तो जस्ट मैं अब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में इसको एक टच दूंगी डिटेल के साथ। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप यूरिनरी सिस्टम का मेरा लेक्चर मौजूद है, आप वो जाकर देख लें। तो फिल्ट्रेशन बेसिकली जो हमारे पास किडनीज के जो फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, नेफ्रॉन्स, उनके अंदर होती है। फिर वो अपने जो उन्होंने यूरिन फॉर्मेशन वो लोग कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, तो फिर वो अपने टिब्यूल्स में उसको भेज देते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हैनल एंड देन वो डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल। तो इस दौरान वहां पर उनकी ये टिब्यूल्स वहां पर रीअब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। देन जब ये टिब्यूल्स एक लार्ज डक्ट में ओपन होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में, तो वहां पर ये अपनी सिक्रीशंस को और इनकी जो जो जितने भी इनके अंदर एक्स्ट्रा सिक्रीशंस होती हैं उसको भी ये यूरिन के साथ मिला देते हैं। तो ये यूरिन जो है वो प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है एंड देन वो पूरे यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स को क्रॉस करता हुआ जो है वो ब्लैडर तक पहुंचता है और वहां से यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब अगर हम यूरिन के कंपोनेंट्स की बात करें तो यूरिन के अंदर 95% तक वाटर होता है और 5% तक सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। इसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा नाइट्रोजीनियस वेस्ट कंपाउंड्स, ये तमाम चीज़ें जो है वो यूरिन में शामिल होती हैं। अब अगर ब्लैडर की जो है वो हमने रेंज की बात की तो ब्लैडर जो है तकरीबन जो है जब वो 300 से 350 ml तक जो है वो भर जाता है, वो फुल हो जाता है, तो फिर हमें हमारा ब्रेन से हमारे स्फिंक्टर्स जो हैं, हमारे इंटरनल स्फिंक्टर्स वो अलर्ट हो जाते हैं और वो हमारे ब्रेन को सिग्नल दे देते हैं कि मुझे यूरिनेट होने की ज़रूरत है, मुझे खाली होने की ज़रूरत है। एंड देन उसके बाद हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है और हम जो है ना एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में वॉशरूम जाकर जो है वो हम यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। हम तकरीबन एमसीक्यूज के लिए ये बात नोट कर लें कि हम तकरीबन 1000 से 1500 ml तक जो है वो हम रोज़ाना जो है वो यूरिन को पास करते हैं। अब यहाँ पर वॉइडेड का लफ्ज़ यूज़ किया गया है तो अभी हम आगे इसकी भी डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, ये जो हम अपने ब्लैडर को एम्प्टी करते हैं, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करते हैं उसको फिर हम मिक्चुरेशन कहते हैं, वॉइडिंग कहते हैं और यूरिनेशन भी कहते हैं। ये हमारे पास ब्लैडर के एम्प्टी होने के तीन तीन नाम्स हैं। एमसीक्यूज में जो भी नाम आए तो आपने फिर वहां पर आपको याद होना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या होती है ब्लैडर में, यानी कि इसकी एनाटॉमी क्या है। जब ब्लैडर में जो है 300 से 350 ml तक जो है वो जो यूरिन है वो यानी कि ब्लैडर में आ जाता है, तो वहाँ वहाँ पर उनकी जो मसल्स होते हैं, ब्लैडर के वॉल्स में जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं और उन स्ट्रेच वो यानी कि उन स्ट्रेचिंग की वजह से जो ब्लैडर वॉल के अंदर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो उस सेंस को नोट करते हैं और वो ब्रेन तक पैगाम लेकर चले जाते हैं और ब्रेन जो है वो हमें सिग्नल देता है। और फिर इस नतीजे में जब हम अपने वॉलंटरी अपने स्फिंक्टर्स को जो है ना हम यूरिन को पास आउट करने के लिए हम जगह पर चले जाते हैं, यानी कि वॉशरूम जब हम जाते हैं देन हमारे एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स ओपन हो जाते हैं और हम यूरिन को जो है वो एक्सक्रीट आउट जो है वो कर लेते हैं। अडल्ट की जो है 250 से 450 ml तक, यानी कि जब वो इतना फुल हो जाए तो फिर हमें नीड होती है उसको वॉइड करने की, उसको मिक्चुरेट करने की। और चिल्ड्रन के लिए तकरीबन 50 से 200 ml ऑफ यूरिन की रेंज है।
अच्छा, अब हम उन फैक्टर्स की बात करते हैं जो कि वॉइडिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। यानी कि ये उसको पॉज़िटिव, अगर हम पॉज़िटिव मैनेजमेंट करेंगे तो ये पॉज़िटिव की तरफ चले जाएँगे, और अगर ये फैक्टर्स नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेंगे तो ये हमारे यूरिनेशन को, यानी कि हमारे यूरिनरी एलिमिनेशन पैटर्न को ये डिस्टर्ब करेंगे। जिसमें आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस जो कि हैं, इन्फेंट लेवल होता है, प्री स्कूल, स्कूल एज, टॉडलर एज, अडल्ट या ओल्डर अडल्ट, ये तमाम हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं। तो अगर ये किसी इंसान के सही तरीके से होते हैं, यानी कि वो इसमें उसकी ब्लैडर ट्रेनिंग भी सही तरीके से हो जाती है, तो फिर ये हमारे वॉइडिंग को पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर ये ठीक नहीं हुई तो ये नेगेटिव। इसी के अलावा साइकोसोशल फैक्टर्स आ जाते हैं। फ्लूइड इनटेक अगर कम है उसकी वजह से भी इफेक्ट होता है, ज़्यादा होते हैं तो उसकी वजह से भी। कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जो कि इस पैटर्न को डिस्टर्ब कर देती हैं। मसल टोन और एक्टिविटी की वजह से, मतलब अगर किसी की मसल टोन ज़्यादा होती है तो वो पॉजिटिव इफेक्ट लाते हैं वॉइडिंग में, और अगर मसल टोन कम होती है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस होती है, उनकी वजह से पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। कोई भी पैथोलॉजिकल चेंजेस, आगे हम फिर मेडिकल टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे कि जब एलिमिनेशन पैटर्न में कोई पैथोलॉजिकली चेंज आता है तो वो उसको हम क्या नाम देते हैं। इसके अलावा कोई सर्जिकल या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, मतलब अगर किसी को किसी की सर्जरी हुई है तो फिर उसका यूरिनरी पैटर्न सिस्टम जो है, एलिमिनेशन पैटर्न वो डिस्टर्ब होता है, तो फिर हम उसको डिफरेंट कैथेटर यूज़ करते हैं, या मतलब जो भी उस पेशेंट के अकॉर्डिंग जो भी हमारी मैनेजमेंट होती है हम वो करते हैं। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो कि वॉइडिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। अभी हमारे पास जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं, जो यूरिनरी एलिमिनेशन के कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, तो वो यूरिनरी रिटेंशन है, यानी कि उसमें यूरिन जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता। सोडियम जो अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो रिटेन हो जाते हैं, या जो है हमारे पास यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन आ जाते हैं, और या यूरिनरी इनकंटिनेंस होती है। अब हमारे पास जो है, अब इस जो हमने ये 3 एलिमिनेशन प्रॉब्लम्स पढ़े, इनके साथ हमारे पास कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज अटैच होती हैं जो कि इन प्रॉब्लम्स में हमें शो होंगी। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो इसमें क्या होती है, जैसे कि हमने बाउल इनकॉन्टिनेंस के बारे में पढ़ा कि हम उसमें अपने बाउल डिस्चार्ज को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसी तरीके से ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें हम यूरिनरी, यानी कि हम यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब उसके लिए कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, तो वो हम अभी देखते हैं कि वो क्या हैं। फ्रीक्वेंसी, यानी कि जब आप अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा यूरिन को पास कर रहे हैं तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी को शो करती है, और हमारे पास जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं उनमें फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है। नक्टूरिया, अगर आप किसी पर्सन को मतलब उससे हिस्ट्री ले रहे हैं और वो आपको कहते हैं कि मैं जो है एक रात में मैं 2 से 3 दफ़ा बार-बार मतलब जाता रहता हूँ, तो वो नॉक्टूरिया, यानी कि उसके लिए जो आप मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करेंगे वो नॉक्टूरिया होगी। अर्जेंसी क्या होती है कि इसमें एक पर्सन को फ़ील हो रहा होता है कि मुझे बस यूरिन करना है, जबकि वो जब वॉशरूम जाता है तो वो यूरिन नहीं करता, लेकिन उसकी एक फ़ीलिंग होती है, वो बार-बार कहता है कि मुझे यूरिन आया है। डायसूरिया, जब डिफ़िकल्टी होती है, पेनफुल यूरिनेशन होती है, आपको यूरिनेशन करने में डिफ़िकल्टी हो रही होती है। इन्यूरेसिस, जब आप जैसा कि इनवॉलंटरी यूरिनेशन जो कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में होता है, यानी कि इसमें यूरिनेशन आपके कंट्रोल में नहीं रहती। इसी तरह जब इन्यूरेसिस बेसिकली हमारे पास एक सिम्पटम है, और यूरिनरी कंटिनेंस भी हमारे पास जो है वो एक सिम्पटम है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ये एक ऐसा सिम्पटम है जो कि इनवॉलंटरी यूरिनेशन को लिए शो इन जो है इसके लिए शो किया जाता है, यानी इसके लिए यूज़ किया जाता है। देन फिर हम मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन यूरेसिस के बारे में भी हमें पता चल गया, और हमें ये भी पता चल गया कि इस पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। लेकिन यहाँ पर हमने स्टॉप नहीं होना। जैसे कि हमें पता चल जाए कि जैसे इन्फेक्शन है तो हम डायरेक्टली उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए हम मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि ये किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है। मतलब कि स्ट्रेचिंग वॉल में प्रॉब्लम्स हैं, स्फिंक्टर्स में प्रॉब्लम्स हैं, तो ये मतलब ये एक सिम्पटम्स शो होती है, यानी कि ये डिजीज़ शो नहीं होती। अभी हमने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। और यूरिनरी
रिटेंशन क्या होती है कि मतलब ब्लैडर फुल हो जाता है लेकिन यूरिन जो है वो बाहर नहीं आता, वो ओवर डिस्टेंड हो जाता है वो ब्लैडर। और हाइपोस्पेडियसिस, ये एक बर्थ डिफेक्ट है, कंजेनिटल डिफेक्ट हम इसको कहते हैं, जिसमें ये मेल में ज़्यादातर होता है कि उसका जो ओपनिंग, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो स्पंजी यूरेथ्रा होता है, यानी कि जो मेल का जो यूरेथ्रा होता है वो उसके पेनिस के थ्रू गुजरता है, और उसकी जो पेनिस का टिप होता है उसके ऊपर उसकी यूरेथ्रा की भी ओपनिंग होती है, यानी कि ये स्पर्म एंड यूरिन दोनों के लिए इसकी ओपनिंग होती है। लेकिन इसमें क्या होती है कि इसमें इसकी जो ओपनिंग होती है वो पेनिस के साइड पे होती है, या पेनिस के नीचे पोस्टीरियर साइड पे इसकी ओपनिंग होती है। तो ये कंजेनिटल डिफेक्ट है जिसको हम फिर सर्जिकली इसको हम ठीक करते हैं। अभी हम नर्सिंग इंटरवेंशंस की, यानी कि नर्सिंग प्रोसेस को अभी हम अपने यूरिनरी एलिमिनेशन के असेसमेंट के लिए हम इसके यूज़ करेंगे। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो यूरिनरी जो है एलिमिनेशन पैटर्न है वो ठीक है या नहीं? तो उसके लिए हम सबसे पहले नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे, जो कि है हमारे पास असेसमेंट, जिसमें हम उनका नॉर्मल वाइडिंग पैटर्न असेस करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी को और उनके यूरिन कलर को। जो नॉर्मल यूरिन होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, लेकिन हमारे पास जो है यूरिन का कलर, जैसे स्टूल का कलर डिफरेंट कंडीशंस के थ्रू चेंज होता है, यूरिन का कलर भी चेंज होता है। जैसे कि डिहाइड्रेशन में जो है हमारे यूरिन का कलर बिल्कुल डार्क ऑरेंज सा हो जाता है। इसी तरह हम उनसे उनके यूरिनरी एलिमिनेशन पैटर्न में चेंजेस के बारे में पूछते हैं, यानी कि आपको मतलब ये जो आपको बार बार यूरिन आ रहा है तो ये कब से है, मतलब कि इससे पहले ठीक था या नहीं था। तो हम रीसेंट चेंजेस के बारे में पूछते हैं, उसके करंट प्रॉब्लम्स या पास्ट उनको प्रॉब्लम्स है, अगर उनको यूरिनेशन में जो है जलन हो रही है, या उनको फील होता है कि मुझे बार बार जो है वो यूरिन की ज़रूरत हो रही है, तो ये तमाम चीज़ें हम पूछते हैं। उसके बाद हम ऑस्टमी की प्रेजेंस पूछते हैं। ऑस्टमी ये एक नर्सिंग स्किल का हिस्सा है, इसको भी मैं इंशाल्लाह अपने नर्सिंग स्किल्स चैनल पर मैं इसको अपलोड करूंगी। तो ये एक ऐसी स्किल होती है, यानी कि ये एक ऐसा ओपनिंग होती है, सर्जिकली ओपनिंग, कि इसको हम ज़्यादातर एब्डोमिनल रीजन पर एक इसकी मिसाल एक ओपनिंग होल सी होती है, उसके थ्रू अगर किसी की सर्जरी हुई है तो इसको हम ओपन रखते हैं, ताकि जितने भी उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस जो होल के हैं उसके उसके थ्रू ये बाहर आते हैं। तो इसमें भी हमारे पास ये भी एक फैक्टर होता है जो कि यूरिनरी एलिमिनेशन को डिस्टर्ब करता है। और फिर जब हम यूरिनरी फंक्शन को असेस करते हैं, देन हम इसकी प्रेजेंस को भी चेक करते हैं। और इसके अलावा वो फैक्टर्स जो कि हमने पीछे पढ़े, तो वो फैक्टर्स भी हम देखेंगे कि अभी उसने एलिमिनेशन पैटर्न को कैसे इन्फ्लुएंस किया है। इसके अलावा हमारे असेसमेंट में हिस्ट्री शामिल होगी, उनके पैटर्न, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनके प्रॉब्लम्स और उनके जो है यूरिनरी डाइवर्जन, यानी कि उनके यूरिनरी फंक्शंस किस तरीके से हैं, रीसेंट चेंजेस, उनके प्रॉब्लम्स। और फिजिकल असेसमेंट में इंस्पेक्शन करेंगे, ऑब्जर्वेशन जिसको हम कहते हैं, पल्पेशन के थ्रू हम उनकी ऑर्गन्स की रेजोनेंसी और डलनेस चेक करेंगे, परकशन के थ्रू हम जो है वो पल्पेशन के थ्रू हम उनके ऑर्गन्स की जो है डिस्टेंशन मालूम करेंगे कि उनका कोई ऑर्गन डिस्टेंट तो नहीं है। परकशन में हम उनकी रेजोनेंसी एंड डलनेस फाइंड आउट करते हैं। एंड ऑस्कल्टेशन में जो है वो हम साउंड्स, यानी कि स्टेटोस्कोप के थ्रू हम साउंड सुनते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास असेसमेंट का हिस्सा होती हैं। और इसके अलावा हम यूरिन को कैसे असेस करते हैं, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा नॉर्मल यूरिन कलर ट्रांसपेरेंट है, और नॉर्मल किडनी जो है तकरीबन 40 to 60 ml पर आवर या 1500 से 2000 ml पर डे जो है वो प्रोड्यूस करती है और सिक्रीट करती है। तो अगर किसी का पैटर्न इससे कम है या ज़्यादा है तो हमें वो पता है, हम वो एसेस करेंगे। इसके अलावा हम स्टेरिलिटी को चेक करते हैं कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो प्रेजेंट नहीं है, अगर हैं तो फिर वो इन्फेक्शन की तरफ इशारा देंगे। ग्लूकोज तो नहीं है, ब्लड तो नहीं है, या कोई एपिथेलियल सेल्स तो मौजूद नहीं है। यूरिन आउटपुट को देखेंगे, उनका इनपुट एंड आउटपुट को मेजर करेंगे, और फिर यूरिन
यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे, फिर हम उनको लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेज देंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास यूरिन की असेसमेंट होगी। देन जो हमने बॉडी की असेसमेंट कर ली, यानी कि यूरिनरी सिस्टम की असेसमेंट कर ली, यूरिन की बजाते खुद असेसमेंट कर ली, तो फिर हम उसके ऊपर जो है वो डायग्नोसिस देंगे। तो अगर किसी को यूरिनरी एलिमिनेशन यानी कि उसका अल्टर हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है, तो वो उसकी वजह क्या है कि उसका जो ब्लैडर नेक है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। जैसे कि हमारे पास जो है वो यूरिनरी रिटेंशन में हमारे पास होता है, या जो है अगर तो किसी का जो है स्ट्रेस से रिलेटेड उनका स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, यानी कि वो स्ट्रेस में उनके स्फिंक्टर्स रिलैक्स हो जाते हैं, उसके ऊपर हम डायग्नोज देंगे। रिस्क है इन्फेक्शन का, वो डायग्नोज, या सेल्फ स्टीम। अब जाहिर सी बात है, अगर आप अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाती और आप एक अडल्ट हैं, तो फिर आपको एम्बेरस भी फील होता है, आपका सेल्फ स्टीम भी जो है वो लो होता है जब आप अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाती। देन उसके लिए फिर हम प्लानिंग करते हैं। हमारे प्लानिंग का मेन मकसद ही यही होगा कि उनके वाइडिंग पैटर्न को मेंटेन रखना, यूरिन आउटपुट को अगर वो कम या ज़्यादा हो गया है तो उसको नॉर्मल करना, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, यूरिनरी एलिमिनेशन को मेंटेन रखना, फ्लूइड इंटेक को प्रमोट रखना, और अगर पेशेंट को टॉयलेटिंग में असिस्टेंस की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को प्रिवेंट रखना, फ्लूइड इंटेक को ज़्यादा करना, फ्रीक्वेंसी को चेक करना, और पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हमारे पास होते हैं उनको स्ट्रेंथन करना। इसका मकसद ये होता है कि जब हम इन मसल्स को स्ट्रेंथ करते हैं तो यूरिनरी इनकंटिनेंस को फिर हम इम्प्रूव कर रहे होते हैं। इसके अलावा कीगल एक्सरसाइजेज और मैनुअल ब्लैडर कंप्रेशन, ये तमाम चीज़ें जो है बेसिकली मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए की जाती हैं, ताकि यूरिन जो है वो उसमें से, यानी कि यूरिन की जो है वो इनकॉन्टिनेंस उसको ना हो। अच्छा, अब हम इसको मैनेज कैसे करते हैं? तो मैनेजिंग के लिए, यानी कि यूरिनरी कंटिनेंस जो कि हम मतलब यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारे जो पेशेंट्स हैं वो यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते, तब हमारा एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम उन पर जो है वो 3 तरीके हम उनके लिए अप्लाई करते हैं उनके यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को मैनेज करने के लिए, जिसमें सबसे पहले आता है ब्लैडर ट्रेनिंग। ब्लैडर ट्रेनिंग में बेसिकली ये होता है कि हम अपने पेशेंट को ये सिखाते हैं कि आपने मतलब जैसे ही आपको कोई फील होती है यूरिन की, देन आपने उसी टाइम जो है वो उसको जो है वो नहीं यूरिनेट करना। यानी कि आपने उसमें हम ब्लैडर को जो है ना ये सिखाते हैं कि आपने यूरिन को कैसे होल्ड रखना है। तो हम अपने पेशेंट के लिए पेशेंट को कहते हैं कि आपने जैसे ही आपको यूरिन की फील हो तो आपने डायरेक्टली वॉशरूम नहीं जाना और डायरेक्टली उसको यूरिनेट नहीं करना, बल्कि आपने उसको थोड़ी देर के लिए जो है वो होल्ड रखना है और उसको टाइम पे करना है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि उसकी यूरिनेशन में टाइम इंटरवल जो है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो इससे आपकी उसकी जो है वो ब्लैडर ट्रेनिंग होगी और वो यूरिनरी इनकंटिनेंस उसका मैनेज हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है हैबिट ट्रेनिंग का। अब ब्लैडर ट्रेनिंग और हैबिट ट्रेनिंग में फ़र्क ये होता है कि ब्लैडर में पेशेंट को यूरिन आ रहा होता है, जस्ट हम उसको होल्ड रखने के लिए कहते हैं ताकि वो जो है उसके एक टाइम मैनेज हो सके। हैबिट ट्रेनिंग में ये होती है कि हम अपने पेशेंट के लिए स्केड्यूल बनाते हैं। जैसे कि अब मैं अगर अपने पेशेंट को बोलूँ कि आप अभी जो है वो 12 बजे गए थे, तो अब आप 2 बजे जाओगे। तो अब अगर वो 2 बज गए और अगर उस पेशेंट ने कहा कि नहीं मुझे तो यूरिन की फीलिंग नहीं भी आ रही, लेकिन हम फिर भी उसको कहेंगे कि नहीं, तुम फिर भी जाओ और वॉशरूम में जो है यूरिनेट करने की कोशिश करो 2 बजे। उसके बाद जो है 4 बजे, फिर 6 बजे। तो जो आपने उसके लिए टाइम सेट करना होता है, तो उस टाइम पे अगर जो है वो उसको यूरिन आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन वो फिर भी जाएगा, तो ये उसकी हैबिट ट्रेनिंग होती है। उसकी आहिस्ता आहिस्ता उसका ब्लैडर भी जो है उसका सिस्टम भी उसी के मुताबिक चलने लगता है। और प्रॉम्प्ट वाइडिंग ये बेसिकली हम ओल्डर अडल्ट्स के लिए करते हैं, यानी कि इसमें अब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है ओल्डर अडल्ट्स को, तो फिर हम उसमें क्या करते हैं कि हम उनको एक रिमाइंडर देते हैं। हम जो है हम उनको ये रिमाइंडर करवा रहे होते हैं कि अब आपको इस 3 घंटे में जो है खामखा जाना है। तो ये उनके लिए एक रिमाइंडर होता है जो उनको फॉलो करते हैं और वो उसी टाइम जाते हैं। तो ये 3 ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम यूरिनरी इनकंटिनेंस को मैनेज करते हैं। इसके साथ साथ हम कीगल एक्सरसाइज
एक्सरसाइजेस को प्रमोट करते हैं। कीगल एक्सरसाइजेस जो हैं, जो हमारे पेल्विक मसल्स हैं, जो हमारे प्यूबोकॉक्सिजियल मसल्स होते हैं, ये बेसिकली ये स्ट्रांग हो जाते हैं, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो फिर वो क्या होते हैं कि फिर वो यूरिन को होल्ड कर पाते हैं। अब ये जो हम स्पेसिफिकली प्यूबोकॉक्सिजियल मसल्स को स्ट्रेंथ करते हैं, तो ये फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि फीमेल जो है उसकी एबिलिटी वो यानी कि फीमेल को यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस हुआ है, तो ये उसकी जो है वो उसको रोक देता है, वो जो यूरिन होता है उसको होल्ड रखता है, और स्फिंक्टर्स जो है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी जो है वो सही हो जाती है। इसके अलावा जो है वो हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे कि हमने हैबिट ट्रेनिंग में और जो हमने प्रॉम्प्ट अवॉइडिंग थी उसमें हमने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि हम बार बार उनके लिए स्केड्यूल बना रहे थे, उनको रिमाइंडर दे रहे थे। इसके साथ साथ हमने स्किन की इंटेग्रिटी को भी मेंटेन रखना है, क्योंकि अब उसने यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस गुजारा है तो जाहिर सी बात है उसकी हाइजीन भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है। तो फिर हमने स्किन की इंटेग्रिटी को भी मेंटेन रखना है, और साथ साथ अगर तो उसको यूरिनरी डिवाइसेस की ज़रूरत है किसी को, तो फिर हमने उसके लिए वो भी अप्लाई करना है। एंड अगर हम जो है वो स्किल्स वाइज बात करें, तो यानी कि हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट का ही हिस्सा है, तो अगर वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है और यूरिनरी रिटेंशन, ये अगर इन एक्सरसाइजेस की वजह से ना हो, तो फिर हम उनके लिए कैथेटराइजेशन करते। कैथेटराइजेशन जो है वो हमारे पास यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ की जा सकती है, और साथ साथ जो है जो यूरिनरी रिटेंशन होती है, मतलब ब्लैडर नेक के ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या स्फिंक्टर्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर हम उसके लिए यूरिन को जो कैथेटर उनको जो है वो अप्लाई करते हैं, कैथेटर उनको पास करते हैं। और यहीं तक थी हमारे पास यूरिनरी एलिमिनेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमिनेशन पैटर्न जो है वो यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी लेक्चर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जो है टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, और मज़ीद आने वाले चैनल्स के लिए मज़ीद आने वाले लेक्चर्स के लिए जो है वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लें। मेरा दूसरा चैनल है कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग स्किल्स एंड एमसीक्यूज़, उसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।